Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are the sessions of Information System Audit. So मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने फीजिबिलिटी स्टडी पढ़ लिया था और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पढ़ लिया था, जहाँ पर हमने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर दिया था। उसके बाद हम अगले चैप्टर में आ गए थे कि फेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें बाकी फेज़ हम पढ़ेंगे। तो पहली फेज़ जो तीसरी फेज़ है, जो तीसरा स्टेप है SDLC में, यानी कि सबसे पहला स्टेप है फीजिबिलिटी स्टडी, कि सिस्टम को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है, डेवलप करना है कि नहीं डेवलप करना है, उसकी फीजिबिलिटी स्टडी येस हो गया तो हम आगे बढ़े थे सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सिस्टम की रिक्वायरमेंट को हमने स्पेसिफाई किया था और सिस्टम की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए के बाद हम आ गए थे ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, यानी कि सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में हम आ गए थे। और सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में हमने ये पढ़ा था कि हम एक वर्किंग मॉडल का ब्लूप्रिंट बना के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसे देंगे। तो हम जो हमने ब्रॉडली हमने उस पढ़ लिया था कि सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में ब्रॉडली क्या क्या चीज़ें होती हैं, और हमने ये पढ़ा था कि हम ये सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, उसके पार्ट्स के इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, मॉड्यूल्स किस तरह से इंटरेक्ट करेगा उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ को डिस्क्राइब करते हैं, और स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम होगा, डेटाबेस को स्पेसिफाई करते हैं, सिक्योरिटी प्लान को स्पेसिफाई करते हैं, और एक टोटल ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म हम स्पेसिफाई करते हैं। हमने फर्दर ये पढ़ा था कि हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। पूरा पहले हमने फ्लो चार्ट बनाया था सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज़ में। उस टाइम पर हमने ये फ्लो चार्ट बनाया था कि सिस्टम प्रेजेंटली कैसा है, और अब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं डिज़ाइन फेज़ में कि डिज़ाइन होने के बाद सिस्टम फ्लो चार्ट्स कैसे होंगे, यानी कि डेटा किस तरह से फ्लो करेगा, प्रोसेस डायग्राम क्या होंगे, डेटा डायग्राम्स क्या होंगे, इनपुट आउटपुट कैसा आएगा, स्क्रीन डिज़ाइन क्या है, कैसे होगी, रिपोर्ट्स कौन कौन सी निकलेंगी, प्रोसेसिंग स्टेप क्या होगा, कंप्यूटेशन रूल्स क्या होंगे, किस डेटा फाइल का क्या डिज़ाइन होगा, डेटा बेस सिस्टम फाइल्स का क्या डिज़ाइन होगा, और फिर हम उसे टेस्ट कैसे करेंगे, यूनिट टेस्टिंग्स, मॉड्यूल की टेस्टिंग, सिस्टम की टेस्टिंग, इंटरफेस किस तरह से करेगा दूसरे सिस्टम से, और पूरा डेटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे एक क्योंकि जब सिस्टम चलना स्टार्ट होगा तो हमें पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और उस टाइम पर हमें डेटा ओल्ड डेटा को नए सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिस्टम मतलब डेटा कन्वर्जन प्लान भी होना चाहिए हमारा। यानी कहने का मतलब ये जो प्रपोज सिस्टम है, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के टाइम पर जो सिस्टम है उसे हम वर्किंग मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। और फिर हमने समराइज़ किया था कि कुछ फेजेस हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, जिससे कि सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में जो स्टेप्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। सबसे पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाया जाएगा, जो उसके अलावा क्या होगा कि इंफॉर्मेशन फ्लो का डिज़ाइन बनाया जाएगा, डेटाबेस का डिज़ाइन बनाया जाएगा, यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन बनाया जाएगा, फिजिकल डिज़ाइन बनाया जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या होगा। आर्किटेक्चर डिज़ाइन बेसिकली ये है कि मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स की हायरार्की बनाएगा, यानी कि कौन सा मॉड्यूल्स किस मॉड्यूल से किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा। इस स्टेप पर हम ये डिफाइन करेंगे कि भाई कौन से मेजर मॉड्यूल्स होंगे, क्या फंक्शन स्कोप होगा हर मॉड्यूल का, कैसे क्या इंटरफेस फीचर्स होंगे हर मॉड्यूल के, क्या मॉड्यूल किसी भी मॉड्यूल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात कर सकता है, डेटा अगर कोई मॉड्यूल को मिलेगा तो वो किस तरीके से मिलेगा। ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर डिज़ाइन में तैयार की जाएगी। और इसको इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो होता है फंक्शनल डिकम्पोजिशन के हेल्प से बनाया जाता है। तो फंक्शनल डिकम्पोजिशन में कुछ टूल्स होते हैं जो हायरार्की को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, मॉड्यूल, कनेक्शन, कपल। तो ये समझ लीजिए कि एक डायग्राम होता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं। जब सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, सारी चीज़ों का एक प्लान होगा और एक ब्लूप्रिंट बनेगा, तो एक पर्टिकुलर डायग्राम बनेगा। तो फंक्शनल डिकम्पोजिशन में भी डायग्राम बनता है।
उसमें 3 चीज़ होती है, मॉड्यूल्स, कनेक्शन, कपल्स। मॉड्यूल को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हर मॉड्यूल को बॉक्स बना देंगे, उसके बीच में लाइन खींच देंगे, वो कनेक्शन हो जाएंगे। कपल का मतलब ये होगा कि डेटा किस तरह से मूव करेगा। तो जैसे जिस तरीके का एरो होगा, जिस तरफ एरो होगा उस तरफ उधर से उस तरफ डेटा मूव कर रहा होगा। मतलब जहाँ पर एरो का हेड होगा उस डायरेक्शन में डेटा मूव कर रहा होगा। इसे फंक्शनल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर हम एक ERP का एग्जांपल लेते हैं, तो ERP में क्या होता है कि अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। AP का अलग मॉड्यूल होता है, अकाउंट्स पेबल का, अकाउंट रिसीवेबल का अलग मॉड्यूल होता है, जनरल लेजर अलग होता है, इन्वेंट्री अलग होती है। तो हर मॉड्यूल से हम एक पर्टिकुलर एंट्री डालते हैं और हर मॉड्यूल से हम सिंगल एंट्री मेथड से एंट्री डालते हैं और वो डबल एंट्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो पर्टिकुलर मॉड्यूल पर्टिकुलर चीज को हैंडल करेगा। अगर क्रेडिट सेल्स है तो वो रिसीवेबल, अगर वहां पर एक रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है तो रिसीवेबल मॉड्यूल में चली जाएगा। अगर पेबल होगा तो पेबल वाले मॉड्यूल में चले जाएगा। अगर मान लिया सपोज आप कोई सेल्स कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या है, बिल नंबर आ जाएगा। अगर पेमेंट आया है पर्टिकुलर तो उस बिल नंबर को हमें नॉक ऑफ करना पड़ेगा। तो यानी कि इंफॉर्मेशन कहाँ से किधर जाती है ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक सेल्स का मॉड्यूल है, सेल्स के मॉड्यूल में अगर हमने 10 लोगों को, एक आदमी को 10 बिल किया, 10 चीज़ें बेची और 10 बिल क्रिएट किए। सपोज हर मंथली बिल क्रिएट किए या किसी तरीके से 10 बिल क्रिएट हो गए उसके अगेंस्ट। वो एक बार आया, उसने माल ले गया, पहला बिल, दूसरा आया, दूसरा बिल, 10 बिल क्रिएट हो गए इस महीने में। अब 10 बिल में बिल नंबर तीसरे में उसे प्रॉब्लम आ गई, तो पहले का पेमेंट कर रहा है, दूसरे का कर रहा है, तीसरे का पार्टली कर रहा है, चौथे का कर रहा है, पांचवे का कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला इनवॉइस तो नॉक ऑफ कर देंगे, दूसरा वाला इनवॉइस नॉक ऑफ कर देंगे, तीसरे वाला जो इनवॉइस है उसको हम पार्टली नॉक ऑफ करेंगे। तो जो नॉकिंग ऑफ, जो इनवॉइसेस नॉक ऑफ हो रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन सेल्स मॉड्यूल तक जाएगी, लेकिन सेल्स मॉड्यूल से आगे वो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। मतलब अगर उसका पर्टिकुलर पैसा आ गया तो ये हो जाएगा कि इस बंदे ने इतना पैसा दे दिया है, उतने अमाउंट से उसका अकाउंट नॉक ऑफ हो जाएगा। लेकिन कौन सा बिल नॉक ऑफ हुआ है वो इंफॉर्मेशन सेल्स मॉड्यूल में रहेगी, उससे आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उसका पर्पस नहीं है, उसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब बैलेंस शीट बनेगी या वो लेजर बन रहा होगा, लेजर में हम उसका डिटेल्स देख सकते हैं। अगर मॉड्यूल में जाएं, लेजर में जाएं तो उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, उसमें इनवॉइसेस देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनवॉइसेस पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मान लिया सपोज हम बैलेंस शीट में जाएं तो वहाँ पर उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि जो कम्युनिकेशन है, जो आपके इनवॉइसेस के रिलेटेड डिटेल्स हैं, उसका कम्युनिकेशन हर जगह से नहीं होना चाहिए। उसका कम्युनिकेशन सेल्स मॉड्यूल को होगा और वहाँ से एक पर्टिकुलर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इस अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आगे मूव कर जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि आप जीएल में कोई एंट्री डालते हो, तो जीएल में क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री डाली जाती है। वो एडजस्टमेंट एंट्री नीचे किसी भी मॉड्यूल में, APAR मॉड्यूल में इफेक्ट नहीं देती हैं। वो इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि वहाँ पर उनको इफेक्ट नहीं देना है, वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ पर केवल एक प्रिसाइज टाइप की एंट्री जाएंगी, उसके अलावा एंट्री नहीं जाएंगी। जीएल में जो एंट्री जाएंगी वो अलग टाइप की एंट्री जाएंगी, केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज जाएंगी वहाँ पर। अगर जीएल में आप एक पर्टिकुलर एक बंदे का अकाउंट नॉक ऑफ नहीं करोगे, अगर रिसीवेबल है तो रिसीवेबल मॉड्यूल में जाओगे तो उसमें एक बंदे का अकाउंट नॉक ऑफ कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लिया सपोज आपने मुझे सेल्स की तो मेरा अकाउंट आप नॉक ऑफ कर सकते हो, लेकिन जीएल में मेरा अकाउंट नॉक ऑफ नहीं कर सकते हो, पूरा कंसोलिडेटेड डेटर्स को नॉक ऑफ कर सकते हो। अगर थोड़ी देर के लिए आप डेटर्स में वो आप डेटर्स को राइट ऑफ करना चाहो तो एक एंट्री डाल सकते हो, डेटर राइट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जीएल ये कम्युनिकेट नीचे कम्युनिकेट नहीं करेगा कि किसके अकाउंट को हम
क्योंकि वो नीचे कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो कहाँ पर कम्युनिकेशन होना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होना है, ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल कंपनी में क्या होता है कि एक HRMS होता है, HR का मॉड्यूल होता है, वो HR के पास होता है, उसमें चेंजेस HR कर सकता है। महीने के एंड में उसके पास पावर ख़त्म हो जाती है कोई चेंज करने की, क्योंकि सारा डेटा पेरोल में फ्लो हो जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आ जाता है या पेरोल के बंदे के पास आ जाता है, वो पेरोल की प्रोसेसिंग करता है। पेरोल जैसे ही प्रोसेस हो जाता है उसका सारा डेटा फाइनेंस के पास आ जाता है। अब पेरोल उस मंथ का स्टॉप हो जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जहाँ जो शुरू से HRMS केवल पेरोल से कम्युनिकेट करेगा और पेरोल जो है फिर आगे कम्युनिकेट करेगा। HRMS किसी और से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो कौन सा मॉड्यूल किससे कम्युनिकेट करेगा और कब कम्युनिकेट करेगा और कब तक उसमें चेंजेस होंगे, किस तरीके से डेटा फ्लो होगा, किस टाइम पर डेटा फ्लो होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई ज्वाइन किया तो उसी मोमेंट उसका आईडी वगैरह क्रिएट हो गया, उस दिन उसका आईडी क्रिएट हो गया, लेकिन उसकी सैलरी डिटेल पेरोल में फ्लो नहीं होगी मंथ के एंड तक। वो बैच बनता चला जाएगा उस समय मंथ के एंड तक उस बैच को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मंथ एंड होते ही वो डेटा पेरोल में फ्लो हो जाएगा। अब HRMS में जो डेटा है वो फिक्स हो जाएगा, वहाँ से चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोसेस है जो एक तरफ से फ्लो होती है और दूसरी तरफ जाती है, ये बहुत ज़रूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अगर कोई भी आदमी आर्बिट्रेरली कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होगा तो आगे में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मान लिया सपोज किसी की सैलरी आपने उस मंथ में चेंज की तो उसके TDS में फ़र्क आ जाएगा, और अगर TDS की रिटर्न चलेगी तो आपको रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी या अगले महीने में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कई तरीके के इम्प्लीकेशन होते हैं। तो उन इम्प्लीकेशन को फ्रीज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी लाने के लिए, अगर मान लिया सपोज किसी के साथ एक मिस्टेक हो जाती है, कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको चेंज करने के मैकेनिज्म डिसाइड किए जाते हैं। तो उसके लिए एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनता है सोचने समझने के बाद। उस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के में एप्लीकेशन किस तरह से काम करेगा, कैसे मॉड्यूल्स होंगे, कैसे सब मॉड्यूल्स होंगे, क्या हायरार्की होगी, क्या फंक्शन या स्कोप होगा हर मॉड्यूल का, किस तरीके से मॉड्यूल इंटरफेस करेगा, किस मॉड्यूल कौन सा मॉड्यूल किससे कम्युनिकेट करेगा, मॉड्यूल एक दूसरे से डेटा रिसीव कर रहे हैं तो किस तरीके से ले जाया जाएगा, डेटा किस तरीके से मॉडिफाई होगा, किस तरीके से भेजा जाएगा। ये सारी चीज़ के रूल्स बनते हैं और वो रूल्स जो हैं फ्रीज कर दिए जाते हैं। और इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को बनाने के लिए एक टूल यूज़ किया जाता है जिसे फंक्शनल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो फंक्शनल डिकम्पोजिशन है वो हायरार्की को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर सिंपल सा कहने की बात यह है, अगर आप वर्ड्स में लिख रहे हो तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। आपने क्या किया, एक पिक्चर बना दी, पिक्चर बनते ही आदमी की समझ में आ जाता है। आपने बॉक्सेस बना दिए, वो मॉड्यूल्स हैं, कहाँ से कहाँ डेटा आएगा वो बना दिया। डेटा हर मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि हर मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर रहा है तो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप कहोगे कि मैश नेटवर्क बन जाए, हर मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट करने लगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कई बार कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि अगर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मालूम पड़ा एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल ने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी और उसे महीने के बाद चेंज नहीं करनी है, दूसरे मॉड्यूल ने उस इन्फॉर्मेशन को नहीं लिया। आप बैक डेट कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं तो दूसरा मॉड्यूल उस इन्फॉर्मेशन को नहीं लेना चाह रहा है। तो क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन अगर एक डायरेक्शन होगा इन्फॉर्मेशन फ्लो करने का तो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अगर वो 4 मॉड्यूल्स पर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है और उसमें से किसी एक मॉड्यूल ने भी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गलती से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डेटा मिसमैच हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मॉड्यूल कहाँ से गलती हुई है, उसको निकालने में पूरा मेहनत लगने लगेगी। तो सिंपल सा बात यह है कि अगर जो मॉड्यूल्स का इंटरेक्शन इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम प्रॉब्लम हो,
यानी कि अगर मान लिया सपोज एक एम्प्लॉय ज्वाइन किया तो वहाँ पर एक HRMS मॉड्यूल होगा, HR का मॉड्यूल होगा, वो HR उस महीने काम करेगा, उसमें डिलीट कर सकता है, कम कर सकता है, सैलरी बढ़ा सकता है, जो कुछ करना है कर सकता है। मंथ एंड में वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होते आगे पुश किया जाएगा, वो पेरोल में डेटा आ जाएगा। अब HRMS फिक्स हो गया है, HRMS किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। अगर डेटा में कोई चेंज आया HRMS में तो वो किसी से कम्युनिकेट हो ही नहीं सकता। बैक डेट में अगर कोई चेंजेस आए वो कम्युनिकेट होगा ही नहीं, क्योंकि जनवरी, अगर मान लिया सपोज जनवरी महीना है, जनवरी महीना में 30 आदमियों ने ज्वाइन किया और HRMS में बैक डेट में आपने 31 आदमी डाल दिए, तो पेरोल वो डेटा को लेगा ही नहीं, पेरोल से फिर आगे डेटा फ्लो होगा। तो HRMS में अगर कहीं गलती आ गई, आपने कोई चेंजेस कर दिए, अगर किसी कोई फ्लॉड लॉजिक की वजह से कोई चीज़ चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो आगे के मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दी गई है। और अगर मान लिया सपोज हमें HRMS मॉड्यूल से कम्युनिकेट करना है तो हमें पेरोल के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पर कोई हैकिंग करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पेरोल का मॉड्यूल केवल महीने में एक बार बात करेगा, उससे एक बार डेटा लेगा, डेटा लेने के बाद अपना कनेक्शन सीवर कर देगा। वो कहेगा अब मुझे HR के मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है, ये HR का मॉड्यूल HR के पास होना चाहिए। मैं महीने के एंड में 31 तारीख को या 1 तारीख को यहाँ से डेटा पुश हो जाएगा मेरे पास इतने बजे, और होने के बाद मेरा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास डेटा आ गया, मैं इस डेटा से काम करूँगा, पेरोल नौकरी सैलरी बनाऊँगा और सबको सैलरी दे दूँगा। यानी कि अगर कोई आदमी मेरे पास आता है और कहता है कि मेरी सैलरी में गड़बड़ी क्यों हुई और HR ने कोई गलत डेटा है, तो मैं उसे दिखा दूँगा कि ये डेटा है, ये HR ने गड़बड़ी की है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो डेटा, इससे क्या होगा, डेटा सेंटिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट होंगे। अगर गलती हुई है तो पता चल जाएगा कहाँ किस लेवल से गलती हुई है। यानी कि पेरोल के पास अब डेटा आ गया, पेरोल के पास डेटा आने के बाद मंथ में सैलरी प्रोसेस हो गई, प्रोसेस होने के बाद एंट्री आ गई हर एक बंदे की, ERP में फ्लो हो गई, जनरल एंट्री। एक बार वो सारी एंट्री ERP में फ्लो हो गई तो उस मंथ का पेरोल फ्रीज हो जाएगा। अब अगर पेरोल में कोई चेंजेस हुए तो ERP में उसकी एंट्री पड़ चुकी है, अब यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि बैक डेट में जाकर आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर आप सिस्टम को बनाना चाहते हो, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम में प्रोसीजर्स डेवलप करना चाहते हो, सिस्टम को एक सिस्टमेटिक प्रोफेशनल वे से डेवलप करना चाहते हो, तो आपको क्या है, अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, उनका इंटरेक्शन डिटरमाइन करना पड़ेगा और मिनिमम इंटरेक्शन रखना पड़ेगा, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, हमने ये पढ़ा कि सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है, और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में क्या होता है कि बेसिकली मॉड्यूल्स का खेल होता है, मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स का खेल होता है। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स की हायरार्की बताई जाती है पहले, कि हायरार्की क्या है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, फंक्शन और स्कोप क्या है, इंटरफेस कैसे करेंगे, बाहर के लोग कैसे इंटरफेस करेंगे, आपस में कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, आपस में क्या इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, डेटा कहाँ से किधर जाएगा। उसके बाद हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। फंक्शनल डिकम्पोजिशन कुछ नहीं है, एक डायग्राम है, डायग्राम हम बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक डब्बे बना देते हैं, डब्बे मॉड्यूल हो गए, और कहाँ से किधर कौन मॉड्यूल किससे कनेक्ट कर रहा है उसके लिए एरो बना देते हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही है वो एरो के टेल से एरो के हेड की तरफ इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, बस इसे फंक्शनल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी कि उसे देखते ही कोई भी बंदा, कोई भी मॉड्यूल कल की डेट में बन गया तो हम कहेंगे कि ये है मॉड्यूल। हाँ, मतलब मैंने बताया था कि एक यूज़र मैनेजमेंट होता है और एक होती है कंपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, इन्फोसिस और सपोज़ विप्रो जैसी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, और एक होता है यूज़र मैनेजमेंट। तो जैसे ही आप ये ब्लूप्रिंट बना के उनके सामने रख दोगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा ये मॉड्यूल्स हैं, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, और इन मॉड्यूल्स में ये इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यानी कि एक 100% ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो सबसे पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनेगा। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बाद क्या है, एक और जो दूसरा डिज़ाइन हम करेंगे वो करेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्लो का डिज़ाइन। तो जब हम सिस्टम के डेटा या इन्फॉर्मेशन फ्लो को डिज़ाइन कर रहे हैं
तो हमें कुछ इनपुट चाहिए होंगे। सबसे पहले अभी का एग्जिस्टिंग डेटा या इंफॉर्मेशन फ्लो क्या है, प्रॉब्लम क्या है प्रेजेंट सिस्टम से, और ऑब्जेक्टिव क्या है नई सिस्टम का। ये हम डॉक्यूमेंट करेंगे तीनों चीज़। एग्जिस्टिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्लो हमने पहले ही डॉक्यूमेंट कर ली है। हमने एनालिसिस या सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज में ही हमने डीएफडी बना दिए थे, डेटा फ्लो डायग्राम्स बना दिए थे, या हमने फ्लो चार्ट्स बना दिए थे। अभी के सिस्टम में किस तरीके से एग्जिस्टिंग डेटा या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसके सारे डायग्राम्स हमारे पास हैं। उसके बाद हम प्रॉब्लम लिखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके बाद ये भी हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइमिंग ऑफ फ्लो क्या है। हर स्टेज में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक तो पहले कैसे डेटा फ्लो हो रहा था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, और नया डेटा जो फ्लो हो रहा है वो किस तरह से होगा। तो एक बार हम नए डेटा स्ट्रीम को डिफाइन कर लेते हैं, जो हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। मॉड्यूल्स के अंदर किस तरह से डेटा फ्लो होगा, यहाँ पर हमें उसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो एक बार हम ये स्पेसिफाई कर देंगे तो उसके बाद हम टाइमिंग ऑफ फ्लो भी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ फ्लो डिटरमाइन करेंगे। जैसे एक सेल्स हो रही है तो सेल्स में क्या होता है कि जो डेली सेल्स इनवॉइसेस इशू होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे इनवॉइसेस सिस्टम में आ जाते हैं, या हर तीसरे दिन आ जाते हैं, या हफ्ते के एंड में आ जाते हैं। सैलरी अगर प्रोसेस होनी है तो HRMS में जो 31 आदमी है या 30 आदमी है, 30 दिन में जो 30 दिन या 31 दिन में जो आदमी ज्वाइन किया, अगर मान लीजिए सपोज 50 आदमी ज्वाइन किए, 100 आदमी ज्वाइन किए, तो उनकी सैलरी 31 तारीख को या 1 तारीख को, पर्टिकुलर तारीख को एक पूरा का पूरा बैच आगे आएगा। तो वहाँ फ्रीक्वेंसी वंस इन अ मंथ होगी। तो ये सारा चीज़ हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद डेटाबेस का डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो डेटाबेस का डिज़ाइन करने के लिए हम स्कोप और स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे डेटाबेस का, कि भाई क्या स्कोप होगा डेटाबेस का, क्या स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का। और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि सेंट्रलाइज्ड होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होगा, या एक सेंट्रल सर्वर होना चाहिए जहाँ पर डेटाबेस सर्वर है, जहाँ पर सारे डेटा रखा जा रहा है, तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होना चाहिए। फिर लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बीच में, ये हम देखेंगे। जो डिज़ाइन करेंगे हम डेटाबेस को, उसमें 4 मेजर एक्टिविटीज़ होंगी। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग होगी, फिर डेटा मॉडलिंग होगी, फिर स्टोरेज स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करेंगे, फिर फिजिकल लेआउट का डिज़ाइन करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किया, सारे मॉड्यूल्स को डिज़ाइन किया किस तरीके से, फिर उसके बाद हमने उसका डेटा फ्लो का डिज़ाइन किया कि किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है। उसके बाद हम डेटाबेस का डिज़ाइन करेंगे कि वो डेटा जो फ्लो हो रहा है वो अल्टीमेटली कहाँ जाके रेस्ट करेगा, वो डेटाबेस में जाकर रेस्ट करेगा। तो वो डेटाबेस कैसा होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बीच में इंटरडिपेंडेंस कितनी है। फिर उसके बाद हम इस डेटाबेस के डिज़ाइन करना चालू करेंगे। और जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे तो 4 मेजर एक्टिविटी होंगी। पहला है कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन और फिजिकल लेआउट डिज़ाइन। एग्जामिनेशन में ये आ सकता है कि डेटाबेस के डिज़ाइन के बारे में आ सकता है। तो इसमें बेसिकली 4 मेजर एक्टिविटी हैं, वो ध्यान देने की बात है। पहला है कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, दूसरा है डेटा मॉडलिंग, तीसरा है स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन और चौथा है फिजिकल लेआउट डिज़ाइन। यानी कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग है पहली। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग में हम बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट तैयार करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ा, वही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे या इवेंट्स बनाएंगे जिनको एंटिटी कहेंगे। हर एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे रिएक्ट करेगी ये इंपॉर्टेंट है। एंटिटी को हम डिफाइन कर देंगे, हर एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से एक्ट कर रही है, किस तरह से इंटरैक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज एक परचेज का सिस्टम होगा तो उसमें जितने भी सप्लायर्स होंगे वो उनकी लिस्ट होगी।
तो सप्लायर यहाँ पर होगा, जो सप्लायर के अंदर, सप्लायर एक एंटिटी हो गई। अगर सप्लायर के अंदर कुछ भी हम फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन सप्लायर जो है परचेज सिस्टम का पार्ट हो गया, परचेज ऑर्डर भी परचेज सिस्टम का पार्ट हो गया, आइटम शेड्यूल होगा वो भी परचेज सिस्टम का पार्ट हो गया। तो यानी कि हमने जब कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग स्टार्ट की तो हमने कहा परचेज सिस्टम के नीचे क्या है, सप्लायर्स हैं, परचेज ऑर्डर है, आइटम शेड्यूल है। यानी कि जहाँ भी सप्लायर दिखेगा, परचेज ऑर्डर दिखेगा, आइटम शेड्यूल दिखेगा, वो परचेज सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और हर चीज़ एक पर्टिकुलर वे में इंटरेक्ट करेगी। परचेज ऑर्डर अगर रिलीज़ हो गया तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन हुआ। परचेज ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन की अप्रूवल हो गई। तो परचेज ऑर्डर के एक सेट ऑफ रूल्स होंगे, परचेज ऑर्डर होने के बाद ही परचेज होगी, उससे पहले परचेज नहीं हो सकती। परचेज ऑर्डर इश्यू होने के बाद जो एक पर्टिकुलर उसमें अमाउंट लिखा होगा, उससे ऊपर की परचेज नहीं हो सकती, उससे ऊपर का पैसा रिलीज़ नहीं किया जा सकता है, उससे ऊपर का सप्लायर का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उससे अधिक का वो माल नहीं दे सकता, परचेज ऑर्डर से अधिक का माल वो नहीं दे सकता। आइटम शेड्यूल होंगे, अगर वो पर्टिकुलर आइटम है वो परचेज ऑर्डर के पार्ट होने चाहिए। परचेज ऑर्डर में जो आइटम शेड्यूल में जो आइटम्स हैं उसके अलावा कोई और आइटम नहीं हो सकता परचेज ऑर्डर में। तो ये सिस्टम किस तरह से इंटरैक्ट करेगा, इसके रूल्स हैं, और इसके रूल्स को जो हम बना रहे हैं उसे कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग कहते हैं। यानी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसे क्या कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट के रूप में पेपर में उतार दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हर एक आइटम का, एंट्री का अपना एट्रीब्यूट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, कार एक एंटिटी हो गई, उसका एट्रीब्यूट हो गया वो रेड कलर की हो गई। या आइटम शेड्यूल है, आइटम शेड्यूल एक आइटम का शेड्यूल हो गया, उससे बाहर हम कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। परचेज ऑर्डर में बहुत सारे आइटम्स होंगे, जब परचेज ऑर्डर सिस्टम में एंटर हो जाएगा तभी वो परचेज हो सकती है, और जिस सप्लायर के फेवर में होगा उस सप्लायर को ही पैसा, माल आने के बाद उसको ही पैसा पेमेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग हम बनाएंगे, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग बनाएंगे। उससे क्या होता है कि एक तो ब्लूप्रिंट बन जाएगा, हर एक को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या है कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसे पता नहीं है, उसे वो तो सोच रहा है कि परचेज़ नॉर्मल तरीके से हो जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि परचेज़ होने के लिए एक आइटम शेड्यूल होगा, उसमें आइटम की लिस्ट होगी, उसके बाहर परचेज़ नहीं हो सकती। उसके बाद ये भी नहीं हो सकता कि बिना परचेज ऑर्डर के कोई परचेज नहीं हो सकती। अगर कोई परचेज ऑर्डर नहीं है तो परचेज हो ही नहीं सकती, ये उसके सिस्टम में होना चाहिए। तो परचेज होने का पहले स्टेप है परचेज ऑर्डर सिस्टम में रिफ्लेक्ट करना। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाया जाता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है यही एंटिटी का रिलेशनशिप बताता है, और ये एंटिटी रिलेशनशिप 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to many हो सकता है। many to many है तो वो 1 to many को ही many to many में आइटम्स को तोड़ देते हैं, और वो बेसिकली वो 1 to many ही होते हैं। तो इसे समराइज़ कर लेते हैं। डेटाबेस का डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ है, हमें कई तरह की 4 एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। पहली है कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, तीसरी है स्टोरेज स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, और चौथा है फिजिकल लेआउट का डिज़ाइन है। तो हम कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग पढ़ रहे थे। कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं एक पेपर में, ब्लूप्रिंट बनाते हैं ताकि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो। और कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग जैसे हमने पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्शन होती है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक पूरा मॉड्यूल है उसमें पूरा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। वो बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग होती है। कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग में क्या होता है कि आपकी एंटिटीज़ बनती हैं, एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप मतलब रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बाहर सिस्टम काम नहीं करेगा, प्रिसाइज रूल्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद होते हैं एट्रीब्यूट्स, मतलब हर एंटिटी का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है, यानी कि हर एंटिटी कैसे काम करेगी वो उसमें लिखा होगा। ये सारी चीज़ें
क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि बाद में कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कल की डेट में मालूम पड़ा परचेज़ होगी और फिर ऑडिटर आया, उसने क्वेश्चन किया, उसने कहा जी आइटम लिस्ट में तो ये था ही नहीं, तो आपने परचेज़ कैसे कर ली, ये तो आपने फ्रॉड किया है, परचेज़ ऑर्डर कहाँ था, अप्रूवल थी नहीं, बिना अप्रूवल के आपने परचेज़ कैसे कर लिया। तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो अकाउंटेंट है वो ब्लेम डालेगा सॉफ्टवेयर पे, बोलेगा सॉफ्टवेयर ही सही तरीके का नहीं बना, सॉफ्टवेयर ने अलाउ क्यों किया। तो वो छोटे छोटे रूल्स जो नॉर्मल लाइफ में हम एडहर नहीं कर पाते, सॉफ्टवेयर के आने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है हर एक चीज़ प्रिसाइज होगी, हर एक चीज़ रूल्स के अनुसार होगी। तो रूल्स किस तरीके से काम करेंगे, तो रूल्स में क्या है कि एक हायरार्की बना दी जाती है कि अगर उसमें एक एंटिटीज़ क्रिएट कर दी जाती हैं, जैसे आइटम लिस्ट एक एंटिटी क्रिएट कर देगी, आइटम लिस्ट में एक प्रोसीजर हो जाएगा कि आइटम लिस्ट इस तरीके से क्रिएट होगी। अब आइटम लिस्ट हो गई तो उस आइटम के बाहर से कोई आइटम आप परचेज़ नहीं कर सकते, जब तक आइटम लिस्ट में नहीं आएगा तब तक आप बाहर कोई चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से परचेज़ ऑर्डर बन जाएगा, परचेज ऑर्डर में आइटम लिस्ट से ही आइटम ले सकते हैं, उसके अलावा कोई बाहर से आइटम नहीं ले सकते, यानी इंटरेक्शन है। जैसे ही आप एक परचेज ऑर्डर बनाएंगे ऑटोमेटिकली आइटम में आएंगे तो आइटम की लिस्ट खुल जाएगी कि इनमें से कौन सा आइटम खरीद रहे हो आप, ये बताओ बॉस, और आइटम दबाते ही उसका मेज़रमेंट आ जाएगा, किलो में है तो किलो आ जाएगा, वो यूनिट में है तो यूनिट में आ जाएगा। अगर मालूम पड़ा पेन खरीद रहे हैं तो 1 2 3 4 5 यूनिट आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा। और अगर मान लिया सपोज़ आप कोई लिक्विड खरीद रहे हैं, मालूम पड़ा आप पानी मिनरल वाटर परचेज़ कर रहे हैं तो लीटर्स में आ जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं या बॉटल्स में आ जाएगा या जो भी उसकी मेज़रमेंट यूनिट है उसमें आ जाएगा। तो वो सारा का सारा चीज़ें किस तरह से इंटरेक्ट करेंगी, उसका रिलेशनशिप क्या होगा, 1 to 1 होगा, 1 to many होगा, many to many होगा। यानी कि आइटम लिस्ट है तो किससे इंटरेक्ट करेगी, और चीज़ों से इंटरेक्ट करेगी कि केवल परचेज ऑर्डर से करेगी, परचेज ऑर्डर आगे इंटरेक्ट करेगा। तो कौन सा आइटम किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, और एक बार परचेज ऑर्डर बन गया तो उसमें जिसके फेवर में वो परचेज ऑर्डर है उसी से माल खरीदा जाएगा। उस परचेज ऑर्डर की वैल्यू से ज़्यादा का पेमेंट उसे हो ही नहीं सकता है जब तक सिस्टम में एडिशनल परचेज ऑर्डर नहीं आएगा, और बैक डेट में कोई परचेज ऑर्डर नहीं बन सकता है। तो कई बार माल एक्स्ट्रा खरीद लिया जाता है तो फ्यूचर डेट में परचेज ऑर्डर बनाया जाता है और उसके लिए स्पेशल अप्रूवल ली जाती है और फिर पेमेंट किया जाता है, अदरवाइज पेमेंट ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें निटी-ग्रिटी, इसके लिए हम कंसेप्चुअल मॉडलिंग बनाते हैं। और कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग जब हम एक बार बना देते हैं कि कौन चीज़ किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो फिर हम इसे एक मैनेजमेंट को दे देते हैं, एक सॉफ्टवेयर वाले को दे देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर को। सॉफ्टवेयर डेवलपर को प्रिसाइज पता होता है कि किस तरीके से कौन सा पार्ट किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। तो वो क्या करता है, एक आइटम लिस्ट बना देता है। आइटम लिस्ट बना, उसके रूल्स होते हैं कि आइटम लिस्ट ऐसे ऐसे अप्रूव होगी, और आइटम लिस्ट वो ये कह देता है कि आइटम लिस्ट से ही सारी चीज़ परचेज ऑर्डर में जाएगी। और फिर वो एक रूल लगा देता है कि परचेज ऑर्डर जिसके फेवर में होगा उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं दिया जाएगा, उसी के अगेंस्ट उतने अमाउंट से ऊपर का बिल जनरेट नहीं हो सकता है सिस्टम में, परचेज ऑर्डर से ऊपर का। उससे ऊपर का अगर आप अमाउंट बिल जनरेट करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, और उतने ही अमाउंट या उससे कम अमाउंट का ही पेमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा का पेमेंट नहीं हो सकता। तो उसने एक रूल्स क्रिएट कर दिए। वो रूल्स डिज़ाइन लेवल पर क्रिएट हुए, और डिज़ाइन लेवल पर क्रिएट होने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास चलेगी। अब वो कोडिंग डेवलप करेगा उसी तरीके से, और एक कॉपी चलेगी आपकी मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट के पास। तो यूज़र मैनेजमेंट को प्रिसाइजली पता है कि क्या होगा। अगर मान लिया सपोज सैलरी प्रोसेस हो रही है तो उसमें पर्टिकुलर मंथ में एक पर्टिकुलर डेज से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे जनवरी है तो उसमें 31 दिन होंगे, 35 दिन नहीं हो सकते। अगर अप्रैल है तो उसमें 30 दिन होंगे, 31 दिन नहीं हो सकते। तो उसमें रूल्स, प्रिसाइज रूल्स क्रिएट हो जाएंगे, और फिर वो डेज उसी तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे वो प्रोसेस वो आपको डालने नहीं देंगे। तो यानी कि जो डेज है वो एक एंटिटी होगी, और डेज इतने डेज होंगे, इनकी ये क्वालिटी है।
ये 1 डे हो सकते हैं, हाफ डे हो सकते हैं, लेकिन 1/4 डे नहीं हो सकते। कई बार हाफ डे अलाउड होता है, हाफ डे की सैलरी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन 1/4 दिन की प्रोसेस नहीं होती है। तो उसमें रूल्स हो गए कि या तो 1 डे होगा या हाफ डे होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो डे की एट्रीब्यूट हो गए, उस डे के एट्रीब्यूट के अनुसार सैलरी प्रोसेस हुई। तो ये सारी चीज़ें पहले एक पेपर में बनाई जाती हैं, उसे कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग कहते हैं, और उसमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाए जाते हैं कि किस तरह से एंटिटी एक दूसरे से रिलेट होगी। इसके बाद होता है डेटा मॉडलिंग, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग को फिर इसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं डेटा मॉडलिंग में, और डेटा मॉडल में ट्रांसलेट करने के बाद इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनिपुलेट किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल जो आज की डेट में, वो रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल मॉडल है। और रिलेशनल मॉडल में हर एक चीज़ टेबल में, हर चीज़ की टेबल क्रिएट कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रशेखर बरोला है, तो उसका एम्प्लॉय कोड इतना है, उसका पीएफ नंबर ये है, उसकी सैलरी ये है, उसका बेसिक ये है, उसका डेजिग्नेशन ये है। तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, एक टेबल क्रिएट होगी। उसमें चंद्रशेखर बरोला के एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड के आगे जितना भी डेटा है वो उस एम्प्लॉय कोड से पर्टेन करता है, और वो एम्प्लॉय कोड का आगे एम्प्लॉय चंद्रशेखर बरोला है तो उसका ही डेटा है सारा का सारा, कि कितने दिन इसने काम किया इस महीने में, कितना इसकी सैलरी है, क्या इसका डेजिग्नेशन है, क्या बैंक अकाउंट नंबर है, क्या पीएफ नंबर है। वो सारा का सारा चीज़, सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो उसी का रिकॉर्ड होता है। तो ये डेटा मॉडलिंग एक स्टेप आगे है, मतलब हम हर स्टेप को मैप करेंगे, हर स्टेप में क्लैरिटी लाएंगे। एक छोटी सी छोटी चीज़ उसको भी अपने डिज़ाइन में लेने की कोशिश करेंगे। डिज़ाइन में सारी की सारी चीज़ क्लियर होगी। यानी कि पहले तो हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग की, कॉन्सेप्ट उसको रखने की कोशिश की, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए, एट्रीब्यूट्स बनाए, और उसके बाद दोनों को शेयर कर दी ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। उसके बाद डेटा की मॉडलिंग की कि डेटा कैसे रखा जाएगा। डेटा जनरली मैंने बोला कि वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो डेटा मॉडल में ट्रांसलेट किया जाएगा, यानी कि और निटिग्रिटी में जाएंगे ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब प्रोग्राम में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इजीली प्रोग्राम में उसे कन्वर्ट कर सकें। और सबसे बेस्ट क्या है, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल के में टेबल्स होती हैं, तब कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता है। हर एंटिटी को हम, जो भी एंटिटी है कॉन्सेप्चुअल मॉडल की, उसे एक टेबल में टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, और टेबल में फील्ड्स होते हैं। तो वो रिकॉर्ड्स हम फील्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें मिस्टेक्स की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसमें क्या है, अगर मेरा डेटा है, अगर मेरा पर्टिकुलर मंथ का डेटा है, मेरा एम्प्लॉय कोड है, उसके आगे मेरा सारा डेटा है। अगर मान लें सपोज मेरी डेजिग्नेशन चेंज हुई, मैं एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बन गया, तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव हट जाएगा और मैनेजर आ जाएगा, तो उसी टेबल, वही टेबल से सारी डेटा लिया जाएगा। यानी कि एक जगह मेरा डेटा चेंज होगा तो सारी जगह चेंज हो जाएगा। तो अपडेट एनोमलीज नहीं होती हैं, इसे पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म है अपडेट एनोमलीज। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एचआर ने कहीं पर डेटा अपडेट हो गया, फाइनेंस को पता ही नहीं, फाइनेंस में डेटा अपडेट हो गया, एचआर को पता नहीं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम दे रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज आप डेटा अपडेट कर रहे हो, तो एक जगह में डेटा अपडेट हो और सारी जगह में हो जाए, यही कंप्यूटर की खासियत है। यानी कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एचआर को कोई डेटा अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक बार अपडेट कर दे और सारी जगह सारी चीज़ें अपडेट हो जाए। तो इस टेक्निक को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस से अपडेट एनोमलीज नहीं होती हैं। अपडेट एनोमलीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में पता ही नहीं रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह एक चीज़ अपडेट हुई तो दूसरी जगह पता ही नहीं होता है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, उसमें 5 जगह घूमना पड़ता है। वो कहता है कि वहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं आई, मेरे पास को नहीं आई, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको लानी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा नहीं कि एक जगह पर हो गया और दूसरी जगह पर अपडेट हो गया। लेकिन आजकल अगर आप
किसी रेलवे में टिकट लेने जाएं, आप घर में बैठकर टिकट लें, वो अपडेट हो जाता है। पूरी रेलवे की सेंट्रल कमांड से लेकर हर जगह पता होता है कि ये टिकट निकल चुका है, इस ट्रेन का ये एक टिकट निकल चुका है, 3rd AC का निकल चुका है, 1st AC का निकल चुका है, किसका निकल चुका है। ये क्या होता है कि हर जगह अपडेट हो जाता है। यहाँ पर अपडेट एनोमलीज नहीं होती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक टेबल बन रही होती है और वो डेटा रखा जा रहा होता है। तो ये डेटा मॉडलिंग की खूबसूरती है। तो डेटा मॉडलिंग में नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। नॉर्मलाइजेशन से अपडेट एनोमलीज नहीं होती हैं, और जहाँ पर अपडेट एनोमली नहीं है तो ये समझ लेना 90% प्रॉब्लम खत्म होगी। जैसे हमने बोला था लॉजिकल कंट्रोल्स में आपका अगर मान लिया सपोज ऑथेंटिकेशन सही हो गई तो 90% प्रॉब्लम खत्म हो गई। यहाँ पर अगर मान लिया सपोज हम कोई डेटाबेस रख रहे हैं, उसमें अपडेट एनोमलीज नहीं है तो 90% प्रॉब्लम खत्म हो गई। सारी चीज़ें, इसका मतलब एक जगह एक चीज़ अपडेट हो रही है, सारी जगह चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रही हैं, सबको पता चल जा रहा है। इसका मतलब सिस्टम को इस तरह से रखा गया है कि उसमें गलती होने की संभावना कम से कम है। तो ऐसी रिकॉर्ड डिज़ाइन टेक्निक को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। मतलब रिकॉर्ड को डिज़ाइन करने की टेक्निक। और ये रिकॉर्ड डिज़ाइन टेक्निक किस तरह से डिज़ाइन की जाती है? सब टेबल फॉर्म में रखी जाती है। रिलेशनल मॉडल कहते हैं, यानी कि एक डेटा है, उसमें एक रो दूसरी रो से रिलेशनशिप रख रही है, और किस तरीके का रिलेशनशिप रख रही है वो पीछे लॉजिक को पता होता है। कि अगर मान लिया सपोज बंदा है, उसका एम्प्लॉय कोड ये है, उसका नेम ये है और उसका बैंक अकाउंट ये है, तो सैलरी वाले को पता है कि इसका बैंक अकाउंट नंबर ये है, तो ये सैलरी इसके अकाउंट में जानी है। तो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है? प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन में ये किया जाता है कि अगर मान लिया सपोज रिपीटिंग ग्रुप्स हैं तो उनको सेपरेट रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मालूम पड़ा अगर एक परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर में एक एड्रेस है और एक पर्टिकुलर एड्रेस है और उसमें 20 आइटम जा रहे हैं, तो हर आइटम के आगे एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लिया चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर आइटम के आगे का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको माल भेजना है, सपोज आप अमेज़ोन जैसी कंपनी हो या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी हो, तो आपने लॉगिन किया और एक वहाँ पर परचेज ऑर्डर जनरेट हुआ, उनके वहाँ सेल्स ऑर्डर जनरेट हुआ। तो उसमें क्या है कि मालूम पड़ा आपने अपना एड्रेस डाला है, तो आपने 5 आइटम डाले हैं, तो 5 आइटम के आगे आपका पांचों आइटम के आगे आपको एड्रेस अपडेट नहीं करना पड़ेगा। आपका एड्रेस का सेपरेट रिकॉर्ड होगा, वो आइटम टैग हो जाएंगे आपके आईडी के आगे, तो वो उसी एड्रेस में भेजा जाएगा जो एड्रेस उस टाइम पर हुआ। अगर वो एड्रेस चेंज हो जाएगा तो वो सारे आइटम के लिए चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अपडेट एनोमली नहीं आएगी। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि मालूम पड़ा एक परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर के आगे सप्लायर का नेम लिखा हुआ है, भाई जिससे माल आप खरीद रहे हो उसका नाम लिखा हुआ है। तो परचेज ऑर्डर और सप्लायर का कोरिलेशन है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है उसका कोरिलेशन? क्योंकि सप्लायर का एक पर्टिकुलर सप्लायर कोड होगा। वो परचेज ऑर्डर किसी भी वो परचेजेस किसी भी सप्लायर से की जा सकती थी। तो सप्लायर का अपना अलग लिस्ट होगी, पर्टिकुलर सप्लायर्स होंगे, ऑथराइज सप्लायर होंगे, उनके सप्लायर कोड होंगे, और जब उसमें उस सप्लायर का पूरा एड्रेस होगा, पूरा नेम होगा, पूरा कोड होगा, किसने कहाँ उसका एड्रेस है, क्या पैन नंबर है, क्या बाकी डिटेल है, सब चीज़ होंगी उसमें। इसी तरह से अगर कोई मान लिया नॉन की एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हर सप्लायर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परचेज में आपको कोई डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट आप सेपरेटली दिखाओगे, क्योंकि फिर अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर आपने परचेज़ की और उसका डिस्काउंट का लेवल चेंज हो गया, या पर्टिकुलर मंथ में उसने डिस्काउंट पॉलिसी चेंज कर दी, तो आपके उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो आप डिस्काउंट के लिए एक सेपरेट एंट्री कर सकते हो, सेपरेट कॉलम कर सकते हो, सेपरेट टेबल कर सकते हो। तो इस तरीके से डेटा को एक डेटा मॉडलिंग करनी पड़ती है। पहले कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग की, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग में हमने कॉन्सेप्ट डिटरमाइन किए और उसमें ये डिटरमाइन किए कि हर एक डेटा एलिमेंट है, डेटा एलिमेंट एक दूसरे से किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा। उसके बाद क्या है कि डेटा मॉडलिंग की, डेटा कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग के बाद डेटा मॉडलिंग की। डेटा मॉडलिंग में हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन किया, यानी टेबल्स क्रिएट की ताकि अपडेट एनोमलीज ना हो पाए। इसके बाद स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन बेसिकली ये है कि हम किस तरीके से स्टोर करेंगे किस एक डिवाइस में। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से स्टोर किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल लेआउट डिज़ाइन है, इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक्स।